देश में एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। भारत की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है और ये आक्रमण इस देश के ही लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए वो हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं साथियों, जो हाल ही में खुलासा हुआ है श्री सत्यपाल मलिक साहब का, जो महामहिम राज्यपाल रह चुके हैं, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं और आज उनकी प्रतिष्ठा और ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। अगर आपने उनका 1 घंटा और 9 मिनट का इंटरव्यू देखा होगा तो उनने जो अपने इंटरव्यू में बात रखी है, जो खुलासा किया है, उससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूं और आपको इस मन से बताना चाहता हूं कि सबसे पहला उनने जो खुलासा किया वो जब वो जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल थे, एक बहुत बड़ा अटैक सीआरपीएफ के हमारे जवान, हमारे देश के सपूतों के ऊपर हुआ। लगभग 300 किलो आरडीएक्स जो 10 से 15 दिन तक जम्मू और कश्मीर में घूम रही थी, जो पाकिस्तान से आई थी, उस आरडीएक्स की गाड़ी को उस सरकार ने नहीं रोका। एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद रक्षा विभाग के अंदर मंत्री रहा हूं और गृह मंत्रालय में भी मंत्री रहा हूं। सीआरपीएफ भी और उधर इंडियन आर्मी के बहुत नज़दीकी से मैं जानता हूं। मैं जानता हूं जो एसओपीज होती हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसकी पालन ना होने से ये एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आप सोचिए कि एक बहुत खतरनाक रास्ते से सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जाता है। सबसे पहले तो इस तरह का जब मूवमेंट होता था तो भारतीय वायुसेना की जो ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन होती है, जो काफ़ी तादाद में भारत के पास है, उनके अंदर ये कॉन्वॉय जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा दिखा है कि इतने खतरनाक इलाके के अंदर ये कॉन्वॉय को रोड से भेजा गया, क्योंकि भारत सरकार ने उचित नहीं समझा कि हमारे जो सैनिक हैं, हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, उनकी जो जान है उसकी रक्षा करने के लिए उन्हें उचित नहीं समझा। और फिर वो कॉन्वॉय वहां से जाता है, आसपास के 10 और 15 किलोमीटर तक सारा मूवमेंट बंद हो जाता है। ये एक एसओपी है, ये एक नियम बना हुआ है कि 10 और 15 किलोमीटर दूर में एक साइकिल वाला नहीं जा सकता है और वहीं कुछ मीटर दूर आरडीएक्स की गाड़ी उनके लिए इंतजार कर रही थी। हमारे इस देश के सपूत शहीद हो जाते हैं। श्री सत्यपाल मलिक साहब बहुत चिंतित होते हैं और वो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी फोटो खिंचवा रहे थे कॉर्बेट नेशनल पार्क में, फोटो शूट चल रहा था उनका। उनके पास समय नहीं था कि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक्शन लें, कुछ सोचें, कुछ ऊपर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें। जब उनसे बात हुई
तो उनने ये नहीं कहा सत्यपाल मलिक जी से कि बहुत दुखद बात है, इसके ऊपर तुरंत सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, आसपास के पूरे इलाके के अंदर छावनी बनानी चाहिए, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को सील करना चाहिए। ये नहीं बोले वो ये बोले कि चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। उसके बाद अजीत डोवल साहब, जो इस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जो ये सरकार चला रहे हैं, वो फोन करते हैं सत्यपाल मलिक जी को, गवर्नर साहब को, और कहते हैं चुप हो जाइए, कुछ मत बोलिए। सत्यपाल मलिक जी को समझ में नहीं आया कि सरकार का ये कैसा रिएक्शन है, चुप होने का कैसा रिएक्शन है। उसके बाद जब उनकी 40 हमारे सपूतों की शव दिल्ली आते हैं, ये चुनाव चल रहा होता है उस समय पर, लोकसभा चुनाव, जब उनका शव दिल्ली आता है तो सारे मंत्री और प्रधानमंत्री पहुंच जाते हैं घड़ियाल के आंसू टपकाने के लिए, और दूसरी ओर श्री सत्यपाल मलिक जी का ट्रांसफर कर दिया जाता है गोवा। कहाँ मुहिम जम्मू और कश्मीर के, और कहाँ उनको पनिशमेंट दे दी जाती है गोवा के अंदर। गोवा के अंदर भी आरएसएस के प्रमुख और बहुत ही बड़े आरएसएस के बड़े नेता राम माधव जी उनको फोन करते हैं 7 बजे, 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, अलग अलग कंपनियों का फायदा करिए। जब सत्यपाल मलिक जी उसके लिए मना कर देते हैं तो आपका ही पड़ोसी राज्य मेघालय के अंदर सत्यपाल मलिक जी को भेज दिया जाता है। तो आप के द्वारा मैं जनता के सामने बात रखना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्ट तो है ही, लेकिन ये सरकार देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर चुकी है। ये सरकार ने इस देश के नौजवान सैनिकों का मान और सम्मान के ऊपर ठेस पहुंचाया है, उनकी हत्या की है, सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। पुलवामा अटैक के बाद पूरे देश के अंदर ये ढिंडोरा पीटते रहे कि उसका राजनीतिक हमें किस तरह से फायदा मिल सकता है, और इस देश की भोली भाला जनता ने उनको फायदा भी दे दिया। उनने देश की 140 करोड़ जनता को ये उस समय पर मालूम नहीं था कि ये पूरा का पूरा खेल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हो रहा है, और जो वो पार्टी को जिसको वो वोट दे रहे हैं वो इसमें कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करने के लिए हाजिर हुआ हूं, और एक बात का मैं आप सबों के सामने और मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी आरोप लगता है तो उसका स्पष्टीकरण हम देते हैं। कोई भी आरोप लगता है तो आप प्रेस के मेरे मीडिया साथी आप तुरंत अपना कैमरा और माइक ले जाकर हमसे पूछ लेते हैं कि फलां आपके बारे में ये बोल रहा है, आपका क्या कहना है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।